वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है, एक नया रेगुलेशन है और उस रेगुलेशन का नाम है सेबी ICDR रेगुलेशन 2018, राइट। ये रेगुलेशन बहुत काम का रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन बेहद इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में मिनिमम 10 to 15 मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक में से, राइट। चलें, हम ICDR की बात करें उसके पहले हम बात करें कि इस रेगुलेशन का बैकग्राउंड क्या है, राइट। चलो, तो फुल फॉर्म है इसका सेबी ICDR 2018, राइट। सेबी ICDR 2018, and what is the full form of ICDR? ICDR stands for issue of capital and disclosure requirement। अब इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2018। एक बात, इस रेगुलेशन के पहले क्या कोई पुराना रेगुलेशन हुआ करता था? यस, हुआ करता था। उसका नाम था सेबी ICDR रेगुलेशन 2009। क्या 2009 के पहले भी कोई रेगुलेशन था? क्या है था? उसका नाम था सेबी DIP गाइडलाइंस 2000, राइट। डिप गाइडलाइन, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, राइट। ये था आपका 2000 में गाइडलाइंस थी आपकी। फिर बाद में आया था 2009 जो 10 साल चला। उसके बाद कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है? 2018। एट प्रेजेंट कौन सा वाला इफेक्टिव है? सेबी ICDR 2018। नाउ यहाँ पर शब्द यूज़ करा सब इशू ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ पर जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो भी कंपनी को कैपिटल रेज करना है। अब चाहे वो कैपिटल IPO के फॉर्म में हो, चाहे FPO के फॉर्म में हो, चाहे बोनस शेयर से, राइट इशू से, IDR से, किसी भी तरीके से आप अगर कैपिटल को रेज कर रहे हैं तो वो आपका ICDR फुलफ़िल करना पड़ेगा, राइट। साथ में आपको क्या देने पड़ेंगे? कुछ आपको डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट भी हैं कि कब कब आपको डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा, राइट। चलो, तो यहाँ पर रेगुलेशन एट प्रेजेंट कौन सा एप्लीकेबल है? ICDR रेगुलेशन 2018 एप्लीकेबल है। इसके पहले रेगुलेशन कौन सा हुआ करता था? 2009। एंड 2009 के पहले कौन सा हुआ करता था? सेबी डिप गाइडलाइन DIP, दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000 हुआ करती थी। ये हटा, अभी कौन सा इफेक्टिव है? सेबी ICDR 2018। चल, अब हम बात करें यहाँ 2018 के बारे में स्पेसिफिक चीज़ें कि द सेबी इन इस बोर्ड मीटिंग, सेबी ने अपनी मीटिंग की थी सब 21 जून 2018 को। एंड इन दिस मीटिंग अप्रूव द प्रपोजल फॉर रिप्लेसिंग द सेबी ICDR रेगुलेशन 2018, राइट। 21 जून 2018 की मीटिंग में सेबी ने डिसाइड किया था कि भाई हम जो पुराना वाला ICDR रेगुलेशन है उसको हम रिमूव कर रहे हैं और नया वाला 2018 इफेक्टिव होगा। और हम किससे रिमूव कर रहे हैं? विद द न्यू ICDR रेगुलेशन 2018 से रिमूव कर रहे हैं। इन कंटिन्यूएशन टू सेम, सेबी वाइड इट्स नोटिफिकेशन डेटेड 11 सितंबर 2018। इन्होंने नया वाला ICDR पब्लिश कर दिया और जो इफेक्टिव कब से होगा? 60 डेज फ्रॉम इट्स पब्लिकेशन, राइट। ध्यान से, तो कुल मिला के ये हुआ इसका 2018 का बैकग्राउंड कि भाई 2018 कब आया है? तो 21 जून 2018 की मीटिंग में सेबी की उन्होंने डिसाइड किया कि भाई 2009 का हम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह नया वाला इंट्रोड्यूस करेंगे और नए वाले का नाम क्या होगा? सेबी ICDR रेगुलेशन 2018। अब 11 सितंबर 2018 को आपने नोटिफाई कर दिया, मतलब हमारे लिए दोनों डेट इम्पॉर्टेंट है। 21 जून भी इम्पॉर्टेंट है एंड 11 सितंबर भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों डेट आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है ICDR के ऊपर, आप ये दोनों डेट को मेंशन करें, मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, राइट। चलो, अब ओवरऑल कितना कंसेप्ट है, क्या क्या है ICDR में, हम वो बात करें तो ICDR में ओवरऑल 12 चैप्टर्स हैं, राइट।
ओवरऑल कितने चैप्टर्स हैं यार? 12 तो चैप्टर्स हैं, बट 12 चैप्टर्स में ओवरऑल क्या क्या दिया है वो हम बात करें। सबसे पहला वाला फर्स्ट चैप्टर में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई ICDR क्या होता, रेगुलेशन में डेफिनेशन पार्ट भी होगा। चैप्टर 2 बात करता है IPO ऑन मेन बोर्ड। मेन बोर्ड बोले तो BSE NSE। राइट इशू के बारे में डिस्कशन है चैप्टर 3 में। FPO फर्दर पब्लिक ऑफर, उसके बारे में डिस्कशन है चैप्टर 4 में। प्रेफरेंशियल इशू, ये टर्म्स क्या होती हैं, राइट, प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, ये हम डेफिनेशन पार्ट में डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। QIP की बात है, IPO ऑफ IDR की बात है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स की बात है, राइट इशू ऑफ IDR की बात है, IPO बाय SMEs, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, बोनस इशू इन मिसलेनियस प्रोविजन। तो ओवरऑल 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं ICDR रेगुलेशन 2018 में। एंड सारे के सारे रेगुलेशन में, सारे के सारे चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हैं, राइट। चलो, बट हमारे सिलेबस में पूरा का पूरा रेगुलेशन कवर नहीं है जो एक्चुअल में पास किया गया था, राइट, बट हमारे चैप्टर्स में मेन रेगुलेशंस कवर हैं, राइट। चलो, तो सबसे पहली बात तो रेगुलेशन कौन सा था यार? 2018 का। एक बात, 2018 के पहले क्या था? 2009 का था ICDR। 2009 के पहले क्या था? DIP गाइडलाइंस 2000 थी, राइट। 21 जून 2018 को सेबी की बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया गया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, 2009 को रिप्लेस कर रहे हैं एंड 2018 को लेकर आ रहे हैं। और इसी मीटिंग में 11 सितंबर 2018 को नोटिफिकेशन इशू किया गया था। 11 सितंबर 2018 की डेट को नोटिफिकेशन इशू करके हमने 2009 के ICDR को रिमूव कर दिया और इम्प्लीमेंट कौन सा कर दिया है हमने? 2018 का। चले, अब कौन कौन से इश्यूज आते हैं वो हम बात करें। सब टाइप्स ऑफ इशू की बात करें। एक होता है IPO। IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब ये है कोई भी कंपनी जो फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा लेती है उसको हम क्या बोलते हैं यार? जो भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा लेती है उसको हम बोलते हैं कि आप क्या लेकर आए हो? IPO। फर्दर ऑफर मतलब, फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब फर्स्ट टाइम के बाद आप कभी भी सेकेंड टाइम पैसा ले रहे हो पब्लिक से तो हम क्या बोलेंगे? आप क्या लेकर आए हो? FPO। ये हुआ आपका IPO मतलब जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा लेती है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं यार? IPO। अब पब्लिक से पैसा लेती है मतलब पब्लिक एट लार्ज से पैसा लेती है, राइट। मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, मैंने पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। पब्लिक कंपनी में n नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है। हम वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पर्सन आपकी कंपनी में मेंबर बनेगा वो आइडेंटिफाइबल पर्सन्स होंगे, राइट। आपने फॉर एग्जांपल मिनिमम 7 पर्सन से मिलकर हम पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, राइट। आपने 200 पर्सन को मिलाकर कंपनी बनाई, आपके पास उन सारे पर्सन्स के KYC होंगे, वो पर्सन आइडेंटिफाइड होंगे, वो पर्सन्स आपके नोन होंगे जिनको आप एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन शेयर्स अलॉट करेंगे, राइट। बट हम बात कर रहे हैं IPO में। फिर मेरी कंपनी बिजनेस करती है और कुछ टाइम बाद लगता है कि यार अब और एक्सपेंशन करना चाहिए, तो मेरी कंपनी फिर बाद में क्या लेकर आती है? IPO लेकर आती है, जिसमें हम पब्लिक एट लार्ज से पैसा लेते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, राइट। चल, तो मेरी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा लेती है, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? IPO। फर्स्ट टाइम के बाद मेरी कंपनी सेकेंड टाइम पैसा और लेगी पब्लिक से शेयर्स इशू करके, उसको हम बोलेंगे FPO। थर्ड टाइम मेरी कंपनी और पैसा लेगी, उसको भी हम क्या बोलेंगे? FPO। मतलब फर्स्ट टाइम के बाद मेरी कंपनी जब भी पैसा लेती है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं यार? FPO। इसको हम फर्दर पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कहते हैं, राइट। चले,
राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। व्हाट इज़ राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज़? अगर मेरी कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, अगर मेरी कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स इशू किए हैं एट अ सम डिस्काउंट, राइट, कुछ कम प्राइस पर, जो भी मार्केट प्राइस चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट इशू। राइट किसको दिया है आपने? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अगर आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई शेयर इशू किए हैं, अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट देना पड़ेगा, तो बेनिफिट क्या देंगे हम? जो भी मेरी स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस चल रही है उससे हम थोड़ा सा कम में इशू करेंगे, तो ये क्या हुआ आपका? राइट इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट का लगता है, एंड इस सेक्शन में बोला गया है कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को देते हैं। आईपीओ में, एफपीओ में, राइट इशू में हम यहाँ पर पब्लिक एट लार्ज को देते हैं। राइट इशू में हम अपने एग्जिस्टिंग सारे के सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट यहाँ पर पर्सन्स नोन रहेंगे, हमको सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ऑफर देना है। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं यार? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल इशू, राइट, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल इशू का कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पर भी हम प्रेफरेंस देने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। एंड क्यूआईपी स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एफआईआई, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सारे के सारे कहाँ हुए? क्यूआईपी में, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, राइट, एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस। चले टाइप्स ऑफ इशू की बात करें, सबसे पहला है आईपीओ। आईपीओ मीन्स एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मेजरली इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे हम, डेफिनेशन देखेंगे इसकी। कौन दे रहा है? बाय एन अनलिस्टेड इशूअर। मैंने फिर बोला है आईपीओ फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा लेते हैं, उसके बाद मेरी कंपनी लिस्ट होती है, तो मतलब आईपीओ जो भी कंपनी ला रही है वो कंपलसरी क्या होगी? अनलिस्टेड होगी। अनलिस्टेड इशूअर टू द पब्लिक, हम किसको ऑफर कर रहे हैं? पब्लिक एट लार्ज को ऑफर कर रहे हैं। फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल। एंड ऑफर फॉर सेल क्या होता है? सेल ऑफ शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू द पब्लिक वाया कंपनी। बहुत ध्यान से। और OFS एक नई टर्म मिली है, इट इज कॉल्ड OFS, ऑफर फॉर सेल। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा बहुत सारी कंपनी OFS लेकर आती हैं। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल। बहुत ध्यान से, ऑफर दिया किस पर्पस के लिए? सेल के लिए। तो यहाँ पर ऑफर कौन देगा यार? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और काहे के लिए ऑफर देगा? सेल करने के लिए, टू दी पब्लिक, अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। तो बहुत बार होता क्या है, कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, राइट। आप आईपीओ का देखना, आईपीओ में क्या होता है कि उसमें लिखा रहेगा कि भाई हम फ्रेश कुछ शेयर्स देने वाले हैं, प्लस इसमें OFS बाय प्रमोटर्स होगा। OFS बाय प्रमोटर्स होगा मतलब ऑफर फॉर सेल, प्रमोटर अपने कुछ शेयर ऑफर फॉर सेल में भी देंगे। अगर आप देखना चाहें सब, तो बर्गर किंग का आईपीओ जो आया था, उस बर्गर किंग के आईपीओ में OFS दिया गया था, किसके द्वारा? प्रमोटर्स के द्वारा, राइट। तो ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं आईपीओ में। बाय एन एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑफ सच सिक्योरिटीज इन एन अनलिस्टेड इशू, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका? आईपीओ मतलब आईपीओ में जो भी फ्रेश का शेयर्स दिए गए हैं, ऑफर दिया गया है अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा, वो आईपीओ का पार्ट होगा। या और OFS दिया गया है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के द्वारा, वो भी किसका पार्ट होगा? आईपीओ का पार्ट होगा।
सेकेंड इज QIP. QIP refers to an issue. अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना QIP जब भी लाएगा तो सिर्फ लिस्टेड एंटिटी लेकर आएगा, राइट. अगर कोई QIP अनलिस्टेड कंपनी नहीं ला सकता है, QIP लाने के लिए कंपनी को पहले लिस्ट होना पड़ेगा. लिस्ट के बाद आप क्या लेकर आओगे, QIP लेकर आओगे. और वो भी आप किसको दे रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो क्या ना. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, म्यूचुअल फंड, FII, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सारे के सारे क्या होंगे, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे के सारे क्या होंगे, LIC वगैरह. इनको हम क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स मीन्स टू एन इशू वेयर अ लिस्टेड इशूअर इशूज शेयर. याद रखना मैंने फिर बोला था कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट एंड आपका प्रेफरेंशियल इशू, जो टर्म होता है प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल इशू, ये दोनों कॉन्सेप्ट का बेस एक ही है. आप जो शेयर्स ऑफर कर रहे हैं वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ऑफर कर रहे हो, बट प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी दोनों ला सकते हैं. प्रेफरेंशियल इशू सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी लेकर आएगी यार, लिस्टेड इशूअर. मतलब ये होगी पब्लिक लिस्टेड कंपनी. बहुत ध्यान से, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी सब लेकर आते हैं, राइट. पर प्रेफरेंशियल इशू सिर्फ और सिर्फ कौन लेकर आता है, लिस्टेड कंपनी. शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इन टर्म्स ऑफ दिस सेबी चैप्टर 5 ऑफ दिस रेगुलेशन. उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल इशू. एंड प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स refers to an issue where an issuer, क्या वर्ड यूज करा गया है यहाँ पर, इशूअर. प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्होंने कौन सा शब्द यूज नहीं करा यार, इन्होंने लिस्टेड अनलिस्टेड इशू नहीं करा, इन्होंने तो वर्ड यूज करा इशूअर, मतलब जो शेयर इशू कर रहा है. मेक्स एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200. बट याद रखना प्राइवेट प्लेसमेंट 200 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा. विच इज़ नीदर अ राइट इशू नॉर अ पब्लिक इशू. ना तो इसको हम राइट इशू बोलेंगे और ना ही इसको हम पब्लिक इशू बोलने वाले हैं. इसका मतलब प्रेफरेंशियल इशू लिस्टेड इशूअर लाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट इशूअर लाता है, राइट. प्रेफरेंशियल इशू में n नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं प्रपोज जिनको हम ऑफर दे रहे हैं, बट इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल प्राइवेट प्लेसमेंट एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट मैक्सिमम पर्सन्स कितने होंगे यार, 200. इससे ज़्यादा को ऑफर नहीं देना है. ऐसा मत समझना कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं ला सकती है. पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर दे सकती है, बट वो नंबर ऑफ पर्सन 200 से ज़्यादा नहीं होंगे. और याद रखना ये हम अलॉटमेंट की बात नहीं है. 200 क्या है, 200 को हमने ऑफर दिया, मैक्सिमम 200 पर्सन को ऑफर देना है, 200 पर्सन को अलॉटमेंट नहीं करना है. मतलब ऐसा नहीं बोलोगे आप कि मेरी कंपनी ने 2000 लोगों को ऑफ़र दिया और उसमें से हमें मैक्सिमम 200 लोगों को अलॉटमेंट करना है. ऐसा गलत होगा. आपको मैक्सिमम जो ऑफ़र देना है, ऑफ़र ही आपको 200 लोगों को देना है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को. तो ये कंसेप्ट होता है किसका, प्राइवेट प्लेसमेंट का. चले भाई, एक और कंसेप्ट है राइट इशू का. और राइट इशू मतलब जहाँ पर हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन ICDR में क्लियरली स्पेसिफिक कवर की गई है. बाय अ कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन अ रिकॉर्ड डेट मतलब एक डेट फिक्स करते हैं. कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 92-91 है जो बात करता है रिकॉर्ड डेट बुक क्लोजर की, उसके अकॉर्डिंग हम एलिजिबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन कौन सा शेयर होल्डर एलिजिबल है मेरी कंपनी का राइट इशू लेने के लिए, राइट. उसके लिए हम रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करते हैं, तो हमें वो डेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड डेट, राइट. अब तो राइट इशू कौन लाएगा, कोई भी
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगा, रिकॉर्ड डेट पे देगा, वो भी प्री डिटरमाइंड रेशियो में। मतलब कंपनी ऐसा बोल सकती है जिस पर्सन के पास 5 ओल्ड शेयर हैं उसको हम एक राइट इशू का ऑफर देंगे। अरे भाई फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, सब रिलायंस कंपनी का इक्विटी मार्केट में भाव चल रहा है 2000 रुपये। रिलायंस कंपनी ने बोला हम राइट इशू लेकर आ रहे हैं साहब 1700 रुपये पे, 1700 रुपीज़ पे। अगर इसमें रेशियो डिफाइन नहीं करे तो हर व्यक्ति ले लेगा, 300 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है राइट इशू। बट लॉ ने क्या बोला है कि भाई राइट इशू में आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज ऑन द रिकॉर्ड डेट इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो, आपका रेशियो क्या होगा पहले से डिटरमाइन होगा, राइट, कि भाई किसको कितने शेयर्स देना है। और कंपनी यही बोलेगा कि भाई 5 जिसके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जिनके पास 5 शेयर्स हैं उनको एक राइट इशू का मज़ा मिलेगा। मतलब अगर मेरे पास 50 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो मुझे कितने मिलने वाले हैं, 10 मिलने वाले हैं। चल, तो ये बहुत सारी टर्म्स थी जो हमने बात करी टाइप्स ऑफ इशू में। आईपीओ, एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। फिर हमने बात करी क्यूआईपी में कि जो क्वालिफाइड बायर्स हैं उनको हम मौका देते हैं। बट याद रखने वाली बात क्या है, क्यूआईपी सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड इशूअर लेकर आता है, अनलिस्टेड इशूअर क्यूआईपी नहीं ला सकता, राइट। फिर हमने बात करी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में वर्ड क्या है, इशूअर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू करता है। एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में वर्ड है लिस्टेड इशूअर, राइट। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं ला सकती है, ये डिफरेंस है। बट दोनों का बेस वही है कि भाई सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सनस को करना है। प्राइवेट प्लेसमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा दी कितने परसेंट की, 200। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट इशू की बात करी, राइट इशू सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना है। एक बात, रिकॉर्ड डेट पर हमको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन शेयर होल्डर एलिजिबल है, और वो भी प्री डिटरमाइंड रेशियो में हमको राइट इशू देना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ इशू में, राइट। हमने बात की है किस चीज़ की यार, टाइप्स ऑफ इशू की, पब्लिक, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड क्यूआईपी की। चल अब हम बात करें डेफिनेशन पार्ट की। एंड ये डेफिनेशन पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये डेफिनेशंस याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे इन बिटवीन ऑफ अवर डिस्कशन, राइट। तो आपको फिर से ये डेफिनेशन रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन अभी बहुत ध्यान से समझना है कि भाई डेफिनेशन क्या है, ये पर्टिकुलर टर्म क्या बोलता है, राइट। चलो, तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास एक्ट की। इन दिस सेबी रेगुलेशन 2018, जब हम वर्ड यूज़ करेंगे एक्ट मतलब हम बात करेंगे सेबी एक्ट 1992 की, राइट। जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे एक्ट तो वहाँ पर कंपनीज एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं आएगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्ट आएगा, सेबी एक्ट 1992 आएगा, राइट। एक बात। सेकेंड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट वन, और ये बात कर रहा है यार एंकर इन्वेस्टर, बहुत ध्यान से। हमने बात करी भाई क्यूआईपी की डेफिनेशन, याद रखना एंकर इन्वेस्टर एक इन्वेस्टर है, राइट, जिसको हम क्यूआईबी, ये भी एक तरह का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई ये इंडिविजुअल तो नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या है, इंस्टीट्यूशनल बायर। तो एंकर इन्वेस्टर एक क्यूआईबी है, मतलब जब हम क्यूआईबी की डेफिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर एंकर इन्वेस्टर भी होगा, राइट। तो एंकर इन्वेस्टर कौन है, एक क्यूआईबी है जो कम से कम एट द टाइम ऑफ आईपीओ कितने रुपए की एप्लीकेशन लगा रहा है, कम से कम 10 करोड़ रुपए के लिए। ध्यान से, 10 करोड़ शेयर्स नहीं है, 10 करोड़ रुपीस की एप्लीकेशन लगा रहा है शेयर्स लेने के लिए। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे कि आप क्या हो, एंकर इन्वेस्टर। और एंकर इन्वेस्टर एक क्यूआईबी है, राइट। हु मेक्स एन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन लगा रहा है फॉर अ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट
₹10 करोड़, बहुत ध्यान से, ₹10 करोड़ से इन अ पब्लिक इशू ऑन अ मेन बोर्ड। अच्छा, मेन बोर्ड मतलब BSE NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है भाई, बुक बिल्डिंग क्या होता है, ये डेफिनेशन आने वाली है, हम बात करेंगे, राइट। इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, मतलब सीधी बात है, ऐसा कोई इन्वेस्टर, ऐसा कोई QIB जो 10 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन लगा रहा है कोई भी IPO में जो मेन बोर्ड पर आया है, मेन बोर्ड मतलब BSE और NSE, और वो भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस, वी विल डिस्कस हियर ओनली। सो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जो एप्लीकेशन लगा रहा है, ऐसे इन्वेस्टर्स को हम क्या बोलेंगे, एंकर इन्वेस्टर, और मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर अ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट ₹2 करोड़ फॉर एन इशू मेड इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 9 ऑफ द रेगुलेशन। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे यार, एंकर इन्वेस्टर, बराबर है, बहुत ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि भाई एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, राइट। चलो, तो एंकर इन्वेस्टर की हमने बात करी, एक बात। दूसरी बात है एस्बा की, थर्ड डेफिनेशन एस्बा। एस्बा मतलब क्या होता है यार, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब हम बात करें एस्बा की। व्हाट इज एस्बा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, राइट। सब पहले क्या होता था, पहले कोई भी कंपनी IPO लेकर आई, IPO आपका ओपन होता था 3 to 5 days, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को कोई कंपनी IPO लेकर आई है, 3 से 5 दिन खुला रहता था, चले 5 जनवरी तक ओपन रहेगा। एक पर्सन है जिसका नाम हम ले रहे हैं मिस्टर रमेश। रमेश ने क्या करा यार, रमेश तो पुराने ज़माने का हो गया, लेट्स से रेमो, राइट। रेमो ने क्या किया, रेमो ने साहब इस IPO में पैसा लगाया है, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज़ के शेयर्स लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई है। 5 जनवरी को ये पर्सन ने क्या करा, अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाकर या चेक बनाकर कंपनी को दे दिया, कंपनी को मिल गया। कंपनी ने 15 जनवरी तक डिसाइड किया कि भाई अलॉटमेंट करना है कि नहीं करना है, और किसी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन या इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन अगर इशू फेल हो जाता है तो रेमो के पैसे रिफंड होगा, राइट, रिफ़ंड होगा। रिफ़ंड का प्रोविज़न था कि भाई 60 डेज़ में आपको रिफ़ंड करना है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा प्रोविज़न था कंपनीज एक्ट में इन केस ऑफ जब एस्बा कंसेप्ट नहीं था, राइट। फिर बाद में कौन सा कंसेप्ट आ गया यार, एस्बा कंसेप्ट। एस्बा कंसेप्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलता है कि भाई कंपनी 1 जनवरी को इशू लेकर आएगा, रेमो को फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 रुपीज़ लगाना है, तो रेमो को क्या रहेगा, सबसे पहले ब्रोकर के पास जाएगा, वहाँ पर एक अकाउंट खुलवाएगा, इसका नाम क्या होगा, एस्बा अकाउंट। हर ब्रोकर ये अकाउंट खोलता है, राइट। आप ब्रोकर के पास जाए, वो बैंक के पास जाए, वो ये अकाउंट खोल देगा। आपका अकाउंट ओपन हो गया तो बैंक क्या करेगा, आपने बोला है कि सर मुझे ये IPO जो आ रहा है बर्गर किंग का, उससे मुझे पैसा लगाना है, तो वो क्या करेगा, आपका 15,000 रुपीज़ ये आपका पैसा ब्लॉक कर देगा। ये पैसा कंपनी के पास नहीं गया, ये पैसा आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी को जब अलॉटमेंट होता है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो आपका जो ये पैसा है ये अनब्लॉक कर देगा। अरे भाई आपका पैसा अभी कंपनी के पास नहीं गया, राइट। आपका पैसा एक अकाउंट में पड़ा है, बट आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते जब तक फाइनल अलॉटमेंट स्टेटस ना आ जाए, राइट। और आपको अगर उसमें शेयर्स नहीं मिले तो वो पैसा
जो आपका एसबा अकाउंट में पड़ा है वो वहाँ से अनब्लॉक हो जाता है, और अनब्लॉक होने के बाद आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, राइट। चलो, तो ये कंसेप्ट होता है एसबा का। यहाँ पर फालतू की टेंशन नहीं होती कि भाई कंपनी ने वापस नहीं करा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये कंसेप्ट है एसबा का, राइट। चलो, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट मीन्स एन एप्लीकेशन फॉर सब्सक्राइबिंग टू अ पब्लिक इशू या राइट इशू। आप चाहे पब्लिक इशू में पैसा लगा रहे हो, चाहे आप राइट इशू में पैसा लगा रहे हो, अलॉन्ग विद एन ऑथराइजेशन टू सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन अ बैंक अकाउंट। आपका पैसा कहीं नहीं गया, आपका पैसा कंपनी के पास नहीं गया, आपका पैसा आपके पास भी नहीं है, आपका पैसा तो इंडिपेंडेंटली एक अकाउंट में ब्लॉक है टिल द फाइनल अलॉटमेंट स्टेटस। अगर आपको शेयर्स मिल गए, फाइनल 15 जनवरी को हमारे एग्जाम्पल में, तो वो पैसा कंपनी को पहुंच जाएगा। अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो वो जो अमाउंट ब्लॉक था वो अनब्लॉक हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है यार एसबा का। चले, अब हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, नाम क्या है इसका, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। पहले हम देखते हैं कि साहब बुक बिल्डिंग प्रोसेस है क्या। चले, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सब बुक बिल्डिंग प्रोसेस, सबसे पहली बात तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम दो चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं और किस प्राइस पर ये शेयर्स इशू किए हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत ध्यान से, बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम दो चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक लेना चाहती है और किस प्राइस पर लेना चाहती है, ये दोनों तरीके के चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस का सहारा लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मेरी कंपनी अगर कोई भी इशू ला रही है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप फिक्स्ड प्राइस इशू पर लेकर आ सकते हैं। कौन से इशू पर? फिक्स्ड प्राइस इशू पर। या फिर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू भी ला सकते हैं। भाई बहुत ध्यान से, अब आपके पास दो ऑप्शन है। मेरी कंपनी को आईपीओ लेकर आना है, आप आईपीओ दो तरीके से ला सकते हैं। फिक्स्ड प्राइस इशू पे भी ला सकते हैं, मतलब कंपनी ने बोल दिया कि भाई मैं 120 रुपीज़ में शेयर्स देना चाहता हूँ, तो आप 120 रुपये में इशू करें। पब्लिक ले ना ले, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, वो आपकी किस्मत है, राइट। पहले यही होता था फिक्स प्राइस इशू में, बट ट्रेंड चेंज हुआ, नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं यार, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इस वाले में प्रॉब्लम क्या है पुराने वाले में, कि भाई 120 रुपीज़ में कंपनी ने प्राइस फिक्स कर दी। किसी को लग रहा है नहीं यार 110 रुपये में होता तो मैं शेयर्स ले लेता, किसी को लग रहा है नहीं यार 100 रुपये में होता तो मैं ये शेयर्स ले लेता। मतलब डिफरेंट पर्सनस हैं तो डिफरेंट सबकी प्राइस होती है। चले, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें हम पब्लिक से ही पूछते हैं कि आप किस प्राइस पर हमारी कंपनी का शेयर्स लेना चाहते हो, ये बताओ। तो कंसेप्ट क्या होता है, बहुत ध्यान समझें। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले तो जो बड़े बड़े QIBs हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, FII हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, FII हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हुआ, प्रोविडेंट फंड वाले, पेंशन फंड वाले,
राइट। ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हुए हैं, इनको क्या करती है, इन सारे के सारे इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले तो कंपनी क्या करेगी, अपने जो भी हम इशू लाने वाले हैं उसकी एक कॉपी देती है। आप बोल सकते हैं साहब प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी देती है, राइट। चलो, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, RHP बोल दें आप, एक बार का हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोल दें, आपको जो भी बोलना है बोल दें, बट अभी हम फॉर द टाइमिंग क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि भाई एक प्रोस्पेक्टस की कॉपी देना है। ये सब एक्सपर्टीज पर्सन है, सबको फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज है। ये सब ने वो प्रोस्पेक्टस को पढ़ा पूरा 400 पेज का, और इन्होंने बोला कि साहब आपकी कंपनी की जो, अगर आप हमको शेयर्स इशू करते हो, तो म्यूचुअल फंड ने बोला कि साहब इस शेयर्स को हम लेंगे साहब 110 रुपये में, 110 रुपीज़ में। FI ने बोला हम तो इसको 90 रुपये से ज़्यादा नहीं लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि नहीं भाई 85 इज़ द बेस्ट प्राइस एज पर आवर स्टडी, ठीक है। प्रोविडेंट फंड वाले बोले नहीं यार 115 में हम लेने के लिए तैयार हैं। पेंशन फंड वाले बोलते हैं कि नहीं यार मैक्सिमम साहब 72 रुपीज़ में हम लेंगे, राइट। तो क्या हुआ, ये सब लोगों ने अलग अलग प्राइस कोट किए कि अगर आप हमको शेयर्स इशू करते हो तो हम ये प्राइस पर लेने के लिए तैयार हैं। कंपनी ने सारी की सारी प्राइस का एनालिसिस करा, और फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला कि भाई ठीक है, लगभग 100 रुपीज़ एवरेज आ रहा है, तो ये होगी हमारी बेस प्राइस। ये क्या होगी हमारी बेस प्राइस। इस बेस प्राइस के बेस पर कंपनी क्या करती है, कंपनी डिसाइड करेगी एक लोअर प्राइस और एक हायर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला कि यार लोअर प्राइस और हायर प्राइस, कंपनी ने बोला 90 रुपीज़ से 110, राइट, या फिर 90 रुपीज़ से 105, ये हमारी प्राइस है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो लोअर प्राइस है इसको हम बोलते हैं फ्लोर, या हम इसको हम बोलते हैं कैप प्राइस, राइट, और इसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस। 90 रुपए से लेकर 105 रुपए में कंपनी ने एक ऑप्शन दिया, एक रेंज दी है कि भाई आपको अगर शेयर्स लेना है तो कंपनी एक रेंज देगी। इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्राइस बैंड। प्राइस बैंड मतलब ये एक रेंज लिए हैं 90 रुपीज़ से लेकर 105 तक, इसको हम क्या बोलेंगे यार, प्राइस बैंड। अब एक यहाँ लोअर प्राइस होगी जिसको हम बोलेंगे फ्लोर प्राइस, और एक होगी यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस, इट इज कॉल्ड कैप प्राइस। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अच्छा, ये जो प्राइस बैंड होता है ये होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। सो रेड हेरिंग prospectus is a prospectus which does not contain number of shares and the price of a particular securities, but उसमें क्या होता है यार, प्राइस बैंड होता है, राइट। अब ये अपने पब्लिक को इशू करने के लिए दे दिया। अब ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया एट द रेट ऑफ ₹92 रुपीज़। मिस्टर ए को लग रहा है कि नहीं यार 50 शेयर्स मैं लूँगा साहब और मैं 92 रुपीज़ में अप्लाई करूँगा, ठीक है। मिस्टर बी ने बोला नहीं यार मैं तो 150 शेयर्स लेने के लिए तैयार हूँ एट द रेट ऑफ ₹100। सी ने बोला कि भाई मैं तो 60 शेयर्स लूँगा, सिर्फ कितने के लिए चाहिए मुझे, 60 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹95 रुपीज़। डी ने बोला नहीं यार 100 शेयर्स लेने के लिए रेडी हूँ मैं, बट मैं मैक्सिमम प्राइस दूंगा, वो मुझे तो शेयर्स चाहिए तो भाई मैं तो हायर प्राइस पे लूँगा सबसे ज़्यादा, कंपनी बहुत साउंड है, ठीक है। ई ने बोला 80 शेयर्स लेने वाला हूँ मैं
एट द रेट ऑफ ₹90 बेस प्राइस पे, राइट, फ्लोर प्राइस पे ध्यान, एंड अकॉर्डिंगली सो ऑन। अच्छा, अब होता क्या है, मेरा ऑफ़र 3 से 5 दिन तक खुला रहेगा, सारे के सारे शेयर होल्डर अप्लाई, सारे के सारे इन्वेस्टर्स अप्लाई करेंगे, राइट। अब ध्यान से 3 से 5 दिन के बाद मेरा ऑफ़र हो जाता है क्लोज़। फिर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास पहुंच जाती है। कंपनी क्या करती है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को अब कंपनी को तो अपने, अच्छा, कंपनी ये बोलेगी कि भाई हम ये ऑफ़र जो लेकर आ रहे हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, ये 5 करोड़ का इशू लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5 करोड़ का इशू साइज़ है हमारा, राइट। इसमें क्या लिखा रहेगा, इशू साइज़। अभी हमको ये नहीं पता कि कितने शेयर्स हैं, किस प्राइस पर है, ये दोनों हम आइडेंटिफाई करेंगे अभी, बट यहाँ पर क्या रहेगा, एक ओवरऑल वो रहेगा इशू साइज़ कि कंपनी कितना पैसा कलेक्ट करने वाली है इस IPO से। अब कंपनी के पास सारी के सारी एप्लीकेशन आ गई। नाउ कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी को अपने शेयर्स सेल करना है। अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब लॉ में बोला गया है कि आपका हम IPO को सक्सेसफुल कब मानेंगे, जब कम से कम 90% शेयर्स आपके सब्सक्राइब्ड हो गए हों, ईदर बाय पब्लिक और बाय अंडरराइटर, राइट। चाहे तो पब्लिक ने आपके शेयर्स ले लिए हों या फिर अंडरराइटर ने, बट कितना परसेंट होना चाहिए, 90%, राइट। अब ध्यान से कंपनी को अपने शेयर्स बेचना है। अरे भाई, कोई भी बनिया बुद्धि लगाएगा साहब और वो बोलेगा मुझे शेयर्स बेचना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लोएस्ट प्राइस से चेक करना चालू करूँगा, हाईएस्ट प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल ₹105 में हम चेक करें कि भाई 105 रुपये में कितने लोग लेने के लिए तैयार है मेरी कंपनी के शेयर्स। याद रखना, कंपनी को कम से कम 90% शेयर्स तो बेचना ही है, तभी वो इशू सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा पब्लिक का। तो कंपनी ने चेक करा कि भाई 105 रुपये पे कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं, तो ये पता चला, निकल कर आया 5% मात्र। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कंपनी ने और नीचे गया, कंपनी ने देखा 104 रुपये पे कितने परसेंट लेने के लिए तैयार हैं, तो 100% इस पर थे 12%, इसमें 5% वाले भी शामिल हैं। अरे भाई, जो 105 में लेगा वो 104 में भी तो लेगा, ठीक है। फिर कंपनी ने देखा कि भाई 103 रुपये में कितने लोग लेने तैयार हैं, तो पता चला साहब 22% लेने के लिए तैयार हैं। और अकॉर्डिंगली कंपनी चेक करता गया और कंपनी को पता चला कि भाई 96% प्राइस पर 88% लेने के लिए तैयार हैं। 96 रुपीज़ की प्राइस पर 88% लेने के लिए तैयार हैं। क्या ये प्राइस मेरी काम की है क्या? ना। कंपनी ने 1 रुपये और नीचे गिरा दिया और कंपनी को बाद में पता पड़ा कि भाई 95 रुपीज़ पर 92% पब्लिक लेने के लिए तैयार है। बहुत ध्यान से, 92% लेने के लिए तैयार है, मतलब मुझे कौन सी प्राइस पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया? 95 रुपीज़ पर। सो 95 रुपीज़ मेरे लिए काम का प्राइस हो गया। सो यहाँ पर आपके पास क्या निकल के आ गई यार? बुक बिल्डिंग प्रोसेस में 95 रुपीज़ तो हमारे पास क्या निकल के आ गई? प्राइस। मैंने कहा था बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक तरीका है जिसमें हम 2 चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस। तो 95 तो हमारी यहाँ से प्राइस निकल के आ गई है, राइट। अब हमको निकालने नंबर ऑफ शेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास इशू साइज़ कितना था? 5 करोड़ का। अरे भाई, इशू साइज़ हमने लिखा था ना, ये रहा। इशू साइज़ कितना था हमारा? 5 करोड़ का, ₹5 करोड़ डिवाइडेड बाय 95। तो इस पर हमारे क्या निकल आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। फ्रैक्शन को इग्नोर करें, राइट। तो
इस तरीके से बुक बिल्डिंग प्रोसेस में काम होता है। हम पब्लिक से पूछते हैं कि भाई आप कितनी प्राइस पर लेने के लिए तैयार हो। अगर हम 105 रुपये में देते तो पब्लिक मात्र कितना % लेने के लिए तैयार थी? 5% पब्लिक। काम का नहीं था हमारा, खर्चा अलग होता हमारा। 104 रुपये में 12% तैयार थे, 103 रुपये में 22% एंड सो ऑन। 96 रुपीज़ में भी 90% नहीं मिल रहा था हमको, सिर्फ 88% लोग ही तैयार थे। तो कंपनी ने 1 रुपये और नीचे गिरा दिया और पता चला 92% लेने के लिए तैयार हैं, राइट। ये सारे क्यूमुलेटिव हैं, 5%, 12%, 15%, 22%। चले, तो ये होता है हमारा पास बुक बिल्डिंग प्रोसेस का तरीका प्राइस आइडेंटिफाई करने का। चले, अब हम डेफिनेशन पढ़ें सब थ्योरी में क्या लिखी है, राइट। सो बुक बिल्डिंग मीन्स अ प्रोसेस अंडरटेकिंग। बुक बिल्डिंग में एक प्रोसेस है टू इलिसिट डिमांड and to assess the price for determination of the quantum and value or coupon of specified security। मतलब हम नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस निकालने के लिए बात कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी के शेयर्स हो, चाहे वो आईडीआर हो, कोई भी तरीका हो। मतलब सीधी बात है सब, जब हम दो चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए कोई मेथड यूज़ करते हैं, दैट मेथड इज़ नोन एज अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हम जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, राइट, दैट इज़ कॉल्ड RHP। चल, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर होगा साहब किसका? बुक बिल्डिंग प्रोसेस का। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपोजिट इशू। नाम से ही लग रहा है यार, कंपोजिट मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन थिंग। So composite issue means an issue of specified security। Specified securities की definition मतलब equity shares plus convertible securities। equity shares plus convertible securities। अच्छा, composite issue कौन लेकर आता है? listed issuer। मतलब unlisted कंपनी लेकर नहीं आएगी, listed issuer ही लेकर आता है। ऑन अ कम पब्लिक कम राइट बेसिस। मतलब यहाँ पर हम पब्लिक इशू प्लस राइट इशू दोनों लेकर आ रहे हैं। वेयर एन अलॉटमेंट इन बोथ पब्लिक इशू एंड राइट इशू साइमल्टेनियसली होगा, दोनों एक साथ में अलॉटमेंट होगा। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं यार? इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंपोजिट इशू, राइट। सो कंपोजिट इशू में हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ लाते हैं एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ मतलब इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, और जिसमें हम दोनों चीज़ें साथ में इशू करते हैं, पब्लिक इशू एंड राइट इशू, वो भी साइमल्टेनियसली इशू लाते हैं, राइट। ये क्या हुआ हमारा? कंपोजिट इशू, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी ध्यान से। पहला वाला डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? एक्ट मतलब सेबी एक्ट। सेकेंड डेफिनेशन एंकर इन्वेस्टर, जो कम से कम 10 करोड़ के शेयर्स के लिए अप्लाई करे उसको हम क्या बोलेंगे? एंकर इन्वेस्टर। एस्बा एक कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन अमाउंट को ब्लॉक हो जाएगा। जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर देगा तो उतना पैसा कंपनी के पास पहुंच जाएगा जितना शेयर्स अलॉट किए हैं, और अगर कंपनी ने शेयर अलॉट नहीं करे तो वो पैसा मेरा अनब्लॉक हो जाएगा, जिसको मैं विड्रॉ कर सकता हूं। बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। एंड कंपोजिट इशू में क्या होता है सब? हम दो चीज़ें साथ में लेकर आते हैं, राइट इशू एंड पब्लिक इशू, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट डेफिनेशन का। अब कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, नाम से ही लग रहा है यार, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, क्या शब्द है यार? डेट है। डेट है तो इंडेप्टनेस क्रिएट होगी, एक्नॉलेजमेंट होगा कोई लायबिलिटी का, विच क्रिएट्स और एक्नॉलेज इंडेप्टनेस एंड इज कन्वर्टेबल इनटू। याद रखना, कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ होगी वो फ्यूचर में कंपल्सरी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट होगी, प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कभी नहीं होती है। इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर एट अ लेटर डेट, ऑब्वियसली भविष्य में होगी।
विदाउट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द इशूअर और नॉट, भले वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो। अरे भाई चार्ज है मतलब सिक्योर्ड है, राइट। चले, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मीन्स अ सिक्योरिटी विच इज कन्वर्टेबल इनटू एक्सचेंजेबल विद इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर एट अ लेटर डेट विद और विदाउट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसको हमने क्या बोला है, कन्वर्टेबल शेयर्स। आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डेट है और डेट होगा तो एक्नॉलेजमेंट होगा, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कवर नहीं होगा, बट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स भी कवर होगा, राइट। मतलब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वाइडर टर्म है, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट नैरो टर्म है, राइट। आगे डेफिनेशन है DSE की। अच्छा, DSE मतलब क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, इंडिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, दो तो नेशनल वाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड NSE। अच्छा, इनको हम मेन बोर्ड भी बोलते हैं, इनको हम मेन बोर्ड बोलते हैं या नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि ये सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज। ये तो हो गए नेशनल लेवल पर, एक हो गया BSE और एक हो गया NSE। प्लस बहुत सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं, हर स्टेट में एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, कुछ कुछ स्टेट्स में स्टॉक एक्सचेंज बंद है, राइट, बट ओवरऑल स्टेट्स में स्टॉक एक्सचेंज होता है। अहमदाबाद में स्टॉक एक्सचेंज है, UP का स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, MP स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया था। तो ये बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, राजस्थान में है, राइट। तो फिर ये होते हैं, अच्छा ये तो होते हैं हमारे RSE। ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ध्यान से, इनको हम क्या बोलते हैं यार, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। और जिस टाइम पर मेरी कंपनी को अपने शेयर्स लिस्टिंग कराने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, देन आपको एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना पड़ता है। सो आउट ऑफ दिस RSE जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं स्टॉक एक्सचेंज, उनको हम क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल आपने BSE एंड अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की बात की है, राइट, ADH। आपने अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज बात की है, ये क्या हुआ आपके, ये दोनों क्या हुए, DSE। सो DSE मीन्स RSE, राइट, DSE भी क्या है, RSE है। हैविंग अ नेशन वाइज ट्रेडिंग टर्मिनल चूजन बाय अ इशूअर ऑन विच सिक्योरिटीज़ ऑफ द, याद रखना यार, आज के दिन में बात करें तो जितने भी नॉर्मली वो दोनों NSE और BSE ही DSE होते हैं। प्रपोज टू बी लिस्टेड फॉर द पर्पज ऑफ पर्टिकुलर इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अंडर दिस regulation, provided that the issuer may choose to a different RSE as a DSE for a subsequent issue of specified securities। अभी कंपनी IPO लेकर आई है, अभी आपने आइडेंटिफाई करा के इसको अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, बाद में आप FPO लेकर आओगे तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और UP स्टॉक एक्सचेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। चले आगे डेफिनेशन है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय मीन्स अ परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एम्प्लॉय मतलब जो कहाँ पर काम कर रहा है, इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में, ऑफ द इशूअर और ऑफ द प्रमोटर्स या सब्सिडी कंपनी ऑफ द इशूअर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर वेदर होल टाइम है या नहीं है, एंड डज नॉट इंक्लूड, याद रखना इन सब को हम एम्प्लॉयज़ में काउंट नहीं करते हैं। प्रमोटर काउंट नहीं होता है एम्प्लॉयज़ में, लॉजिकल चीज़ सही है। अ पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप को भी शामिल नहीं करते हैं, सही है।
अ डायरेक्टर who either himself or herself or through their relative through any body corporate directly indirectly hold more than 10% of the outstanding equity shares of the issuer, उसको जिसके पास 10% या ज़्यादा के शेयर्स है उसको भी हम एम्प्लॉय में काउंट नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्टर को भी, राइट। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब ESOP वगैरह, एम्प्लॉय शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट अंडर द सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, राइट। तो वो सेम डेफिनेशन होगी। आगे ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर मतलब क्या? ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर मीन्स द ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल्ड विद द बोर्ड, बोर्ड मतलब सेबी बोर्ड, इन रिलेशन टू राइट इशू अंडर दिस रेगुलेशन, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, राइट। तो यहाँ तक हमारा पास डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट था। सब याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हमने बहुत सारी डेफिनेशन डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने एक्ट की डेफिनेशन डिस्कस की, फिर हमने डिस्कस किया एंकर इन्वेस्टर, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, एसबा की डेफिनेशन, कंपोजिट इशू की डेफिनेशन, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, DSE, एम्प्लॉय, RSE एंड ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की डेफिनेशन की बात की है। याद रखना, एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्यों डिस्कस की है? क्योंकि भाई बहुत कंपनियां जो IPO लेकर आती हैं वो अपना IPO में कुछ % शेयर्स रिजर्व कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, राइट। चलो